हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 1 जनवरी है 2025। तो इसलिए आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल अच्छा रहे और आप जॉब पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। क्लियर? नए साल भी मनाएंगे और पढ़ाई को और अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, और ये जो आज का सेट जो है वो हिंदी का होगा, जो आपके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? पुल्लिंग नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों, हीरा आपका पुल्लिंग होता है, पीतल आपका पुल्लिंग है, अस्त्र भी आपका पुल्लिंग होता है। यमुना जो है दोस्तों आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है। किसमें आ जाता है? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम बोलकर महसूस कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग के लिए यूज हो सकता है, कौन सा वर्ड पुल्लिंग है। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो प्रस्तुत वाक्य में दिन किस प्रकार का शब्द है? ठीक, क्या दिन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कुछ भी नहीं? क्लियर? अच्छा, आप बताओ, जब अमूमन हम लोग बोलते हैं तो लोगों से कहते हैं, और भाई आज आपका दिन कैसा रहा? कैसा रहा, है ना? दिन कैसा रहा, यानी कि इसके साथ आपको लग रहा है कि पुल्लिंग, ये तो बोलते नहीं है कि दिन कैसी रही। तो दिन कैसा रहा, अर्थात दिन आपका क्या है? दिन जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, दिन जो है पुल्लिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि लड़के ने रमेश को मारा। तो इस वाक्य में लड़के क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, या द्विवचन है? आप लड़के देखकर ये मत मान देना कि बहुवचन है। ठीक, रमेश को मारा है। किसने मारा? एक कोई लड़का है जिसने रमेश को मारा है। तो इस वाक्य में लड़के जो है दोस्तों एक वचन है, इस चीज को ध्यान रखना। ये अगर यहाँ पर होता है कि लड़कों ने रमेश को मारा, तो यहाँ सिर्फ इस वाक्य को बोलकर या देखकर ही लग रहा है कि लड़कों, यानी कि बहुत सारे लड़कियों ने मिलकर रमेश को मारा है। यहाँ पर लिखा है कि लड़के ने रमेश को मारा है, यानी कि एक लड़के के लिए यहाँ पर लड़के यूज हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वचन। क्लियर? द्विवचन तो हिंदी में कोई होता ही नहीं है। प्रश्न नंबर 4 की हम बात करें, कह रहा है कि किस वर्ग के सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? ठीक है, तो चलो जान लेते हैं, फिर इसको करते हैं। ठीक है, अपना वही उद्देश्य, पहले रिवीजन जितना भी हो रिवीजन करें, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, अगर दोस्तों व्यंजन की अगर हम बात करें, ठीक, व्यंजन में वैसे तो मूलतः व्यंजन जो है 33 होते हैं, हालांकि 41 होते हैं कुल मिलाकर, लेकिन मुख्य व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिनमें से स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कहा जाता है का वर्ग के व्यंजन जितने भी होते हैं वो स्पर्श होते हैं। चा वर्ग, टा वर्ग, का चा टा ता पा, ता वर्ग और पा वर्ग। इसी तरह से ये वर्ग पहले याद होने चाहिए। 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पार वर्ग। याद कैसे करेंगे? का चा टा ता पा। ठीक, का वर्ग में जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं का, खा, गा, घा और पढ़ा। ठीक है, इस इस एक लेक्चर में कई चीजें कवर होंगी। चा वर्ग में आ जाता है चा, छा, जा, झा और वा। टा वर्ग में दोस्तों टा, ठा, डा, ढा और अणा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। ठीक, ये टोटल ये 25 होते हैं जी। ये जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, हर एक वर्ग में 5 है, इसलिए सभी के सभी स्पर्श व्यंजन है। और इनको बोलते समय जो है हमारी जीभ जो है मुख के किसी पार्ट से टकराती है। ठीक है, इनके आधार पर जो है, और ये हमारे मुख के किसी ना किसी भाग से टच होते हुए निकलते हैं। तो का वर्ग के जो वर्ग होते हैं वो कंठ से होते हैं। ठीक, इसलिए इनको कंठ वर्ग कहते हैं। फिर जैसे हमारे गर्दन गले के पास कंठ होते हैं ना, अगर आप का खा गा घा को बोलें और कंठ को पकड़े तो ये आपका कंपित करता हुआ नजर आएगा। जैसे क ख ग घ, यानी कि कंठ यहाँ से इस्तेमाल हो रहा है। कंठ को हटा दिया जाए तो ये बोल ही नहीं पाएंगे। चा वर्ग में क्या है कि चा छा जा झा वहां,
तो चा वर्ग जो होता है, जिस कंठ के ऊपर मुंह का जो अंदर का सबसे ऊपर का भाग होता है, वो होता है आपका तालु। ठीक है, तो ये जो है तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इन वर्ग को तालव्य भी कहते हैं। फिर आ जाता है मूर्धा। ठीक, मूर्धा आ जाता है जिसे मूर्धन्य कहते हैं। फिर आ जाता है आपका दंत। ता वर्ग के वर्ग के जो वर्ड होते हैं वो आपके दंत होते हैं। और फिर इसके बाद आता है ओष्ठ। इनको बोलेंगे पा फा बा भा, होंठों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपके क्या हो गए, ओष्ठ हो गए। क्लियर। इसके बाद आ जाता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो आपकी संख्या में 4 होते हैं, जिसमें या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिनमें से या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। रा आपका लुंठित होता है, ला आपका पार्श्विक होता है, ला जो है मूर्धन्य भी होता है। ठीक, ला जो है आपका मूर्धन्य भी होता है। ठीक है, क्योंकि रा बोलने से ये मूर्धा में टकरा रहा है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं संख्या में, जिसमें से आपका श, श, श और हा। इसमें से ये वाला सा जो होता है वो दोस्तों दंत होता है। ये वाला सा जो होता है वो मूर्धन्य होता है। ठीक, ये वाला सा जो होता है इसको तालु बोलते हैं, क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन में जीभ जो है तालु में टच करती है। इसको जो है ये इसको बोलने से कंठ का इस्तेमाल होता है हा को, और इसको जो है हा को काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं, वो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक, कौन-कौन देते हैं? छ, त्रा, ज्ञा और स्रा आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक, बाकी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इससे पूछा जाएगा कि खा आपका नहीं है, टा आपका, टा जो आपका मूर्धन्य होता है, टा ठा डा डा, लेकिन ये आपके मूर्धन्य नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। का आपका तो कंठ होता है, टा ठा डा ढा, ये तो मूर्धन्य होता है, ये वाला शा भी जो है आपका मूर्धन्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। आई होप ये बात समझ में आई। थोड़ा और व्यंजनों की बात करें तो इनमें उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक, कौन-कौन से होते हैं? डा और ढा जो है उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये नीचे बिंदी वाले होते हैं। ठीक, संयुक्त व्यंजन जा चुके हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व हाँ, द्वित्व व्यंजन होता है, द्वित्व व्यंजन। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चा, है ना? कुत्ता। जब 2 व्यंजन एक जैसे एक साथ हों, तो वहाँ पर वो द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे बच्चा, चच्चा, कुत्ता, गुड्डा, है ना? ये आपके द्वित्व व्यंजन में आ जाते हैं। यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकता है? ठीक है। हाँ, ये वाले जो किसी वर्ग के 5वें अक्षर जो होते हैं, इनको बोलने के लिए नासिक का यूज़ होता है, इसलिए इसको नासिक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है? नासिक व्यंजन होते हैं और कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की अब बात करें, कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। इस वाक्य को पढ़ना है और बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन-सी है। कह रहा है कि मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो मोहन आपका व्यक्तिवाचक नाम हो गया ना? किसी व्यक्ति वस्तु का व्यक्तिगत नाम, पर्सनल नाम उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है, तो मोहन जो है आपका व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है? ईमानदार क्या है? यहाँ पर ईमानदार बालक, ये तो विशेषण हो गया। ठीक? परिश्रमी है, परिश्रमी भी आपका क्या है? परिश्रमी बालक, तो ये भी आपका विशेषण हो गया। ठीक है? प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें। कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। अगर दोस्तों सर्वनाम की अगर हम बात करें, सर्वनाम जो है दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक? सर्वनाम होता है। दूसरा होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पाँचवां होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए लिखा दे रहे हैं। और अंतिम होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक, निजवाचक सर्वनाम। फिर पुरुषवाचक में आ जाता है एक आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष
और अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम में जैसे कि मैं और हम, ये आपके क्या हो गए उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम, आप, आपका सेंस अगर तुम के अर्थ में है, सम्मान के लिए हम अपने से बड़ों को तुम ना बोलकर आप बोलते हैं, तो उस सेंस में ये आपका पुरुषवाचक के रूप में कार्य करता है। अन्य में जैसे कि वह, ये, यह। ठीक है, ये हो गए। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जब किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं, ठीक है, या निश्चित कर देते हैं, जैसे कि यह, वह। अनिश्चित में क्या होता है, अनिश्चित होते हैं जैसे कि आपका कुछ, कोई। प्रश्न में प्रश्न होता है क्या, कौन। ये जो है सर्वनाम आपके प्रश्नवाचक होते हैं। संबंध में आपका संबंध बताते हैं जो और सो, जैसा। ठीक है। निजवाचक में क्या होता है कि इसमें कर्ता स्वयं को इंक्लूड कर लेता है, तो जैसे कि आप और स्वयं या अपने आप। ठीक है। यहाँ पर आपका मतलब है जब कर्ता कोई काम स्वयं कर ले, जैसे कि हम बोले बच्चे ने तो अपने आप दूध पी लिया। यहाँ पर अपने आप क्या निजवाचक है। वह आप चली गई, वह आप चली गई है ना, उसने स्वयं कर लिया, ये क्या निजवाचक हो गए। तो यहाँ पर क्या करा है कि पुरुषवाचक बताना है। आप अंदर आकर बैठिए, आप अंदर आकर बैठिए, यहाँ पर आप क्या है पुरुषवाचक है, आपका मतलब तुम के सेंस में है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ये पॉइंट भी क्लियर हुए होंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य पहचानिए, विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं। ठीक। अगर हम दोस्तों वाक्य की हम बात करें, कोई भी वाक्य हो, अगर वाक्य के खंड की अगर बात करें कि किसी भी वाक्य के कितने खंड होते हैं, तो वाक्य के दोस्तों दो खंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है उद्देश्य, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य को हम दोस्तों कर्ता भी कह सकते हैं। किसी भी वाक्य में कोई काम जिसके बारे में बताया जा रहा है वो उस वाक्य का उद्देश्य होता है। कि जैसे हम कहें राम खाना खाता है। ठीक। खाना कौन खा रहा है, राम, यानी कि इस वाक्य में राम के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात राम जो हो गया उद्देश्य हो गया। ठीक। और बाकी उद्देश्य या कर्ता जो काम करता है वो विधेय होता है, बाकी ये बचा हुआ आपका विधेय है। ठीक। ये बात समझ में है कि उद्देश्य क्या होते हैं, विधेय क्या होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है एग्जाम्पल देकर कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है या विधेय क्या है। फिर दूसरा अगर हम वाक्य की हम बात करें, वाक्य में क्या होता है कि अगर हम वाक्य के भेद की हम बात करें कि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, भेद जो होते हैं तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है सामान्य वाक्य। ठीक। या साधारण वाक्य ले लो, इसको ले लो साधारण वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरे होते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये बात यहीं क्लियर होनी चाहिए। ठीक। साधारण वाक्य में क्या होता है कि वाक्य इसमें एक क्रिया होती है, एक कर्ता होता है। ठीक। जैसे कि हम कहें बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है। पीना एक क्रिया है और बच्चा यहाँ पर एक, यानी कि जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो वो दोस्तों साधारण वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य मिल जाते हैं या उपवाक्य मिलकर वाक्य बनाते हैं। इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल अगर लें तो कहा कि मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए। ठीक है। जैसे हमने बोला मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए, पर तुम नहीं आए। देखो यहाँ पर दो क्रियाएं, उन्हें मैंने आपकी काफी प्रतीक्षा की, एक तो क्रिया ये है और दूसरी क्रिया आप नहीं आए, इसमें दो वाक्य मिल गए ना। और यहाँ पर आपने देखा कि पर है ना, ये जो है आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है। दोनों ही स्वतंत्र वाक्य होते हैं, पर से जुड़े हुए हैं। इनकी पहचान के लिए आप लिख सकते हैं, इनमें जो है पर मिलेगा
किंतु मिले जिस वाक्य में, है ना, या मिले, और मिले, इसीलिए मिले, ये सब अगर वाक्य में मिल रहे हैं तो वो वाक्य जो है संयुक्त वाक्य होते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रित वाक्य की, जिसके लिए एक पेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक, साधारण वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, ये आप समझ चुके हैं। इंपॉर्टेंट अब है मिश्रित वाक्य। ये जो प्रश्न है वो मिश्रित वाक्य से रिलेटेड है। ठीक, बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। तीसरा जो टाइप था वो हमारा था मिश्रित वाक्य। ठीक, आप जानते हैं कि मिश्रित वाक्य की में बताएं कि दो उपवाक्य होते हैं, दो इसमें उपवाक्य होते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे हमने लिखा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कह सकता हूं कि आप या आपकी 2025 में नौकरी लग जाएगी। 2025 में नौकरी लग जाएगी। ठीक, लग जाएगी। क्लियर हुआ? तो इसमें आप देखिएगा, इसमें क्या होता है कि एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ। अब आपको लग रहा है कि आगे कुछ और जरूरत हो, तो यहाँ पर दो उपवाक्य होते हैं, एक को प्रधान उपवाक्य कहते हैं, प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक, और दूसरा जो होता है आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ, भाई क्या कह सकते हो कि आपकी 2025 में नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, एक होता है दोस्तों प्रधान उपवाक्य, और दूसरा होता है दोस्तों मिश्रित आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, आश्रित का मतलब डिपेंड होता है मुख्य उपवाक्य पर। जब तक वो आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो अधूरी बात रहेगी ना। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें आपको इनकम्प्लीटनेस फील हो, मतलब कोई भी पूरी नहीं हुई यार, और भी चीजें आगे जरूरत है ना। जो मेहनत करता है आगे क्या, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें, जो मेहनत करता है, कोमा, वह फल पाता है, वह फल पाता है। तो मिश्रित वाक्य पहचानने की एक ये भी है कि उसमें जो है की आता है और कॉमा शब्द आए तो यानी कि वो मिश्रित वाक्य होगा। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, वह फल पाता है, कौन, जो मेहनत करता है। तो यहाँ पर ये जो है, जो वह फल पाता है, आपका मुख्य उपवाक्य हो गया, और ये जो है आपका डिपेंड कर रहा है इस पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। अब ये बात समझ में आए कि मिश्रित वाक्य के दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा मिश्रित उपवाक्य होता है। क्लियर? अब ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो आश्रित उपवाक्य होते हैं ये पुनः तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इसमें से एक होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है दोस्तों विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब ये संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, ये एक तो आपको पता होना चाहिए। आश्रित उपवाक्य के तीन पार्ट हैं। ठीक है, इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो क्या कह रहा है कि जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया, वह चाहता है, वह चाहता है कि, भाई क्योंकि मिश्रित वाक्य तो की का इस्तेमाल हो रहा है, कि मैं यहाँ कभी ना आऊं, मैं यहाँ कभी ना आऊं। ठीक, वह क्या चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊं। तो वह चाहता है, ये तो आपका मुख्य वाक्य हो गया, और ये जो आपका आश्रित वाक्य हो गया। ठीक, आश्रित वाक्य है, ये आश्रित है, लेकिन आश्रित का कौन सा प्रकार, ये आपका संज्ञा उपवाक्य है। कैसे, जब उपवाक्य, जब कोई उपवाक्य किसी मुख्य वाक्य में जो है, मुख्य वाक्य
कर्ता के रूप में, एज ए संज्ञा के रूप में हो, मैं यहाँ कभी ना आऊं, तो एज संज्ञा के रूप में ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, संज्ञा या सर्वनाम के रूप में उपयोग हो। जब आश्रित उपवाक्य संज्ञा और सर्वनाम के रूप में उपयोग हो रहा है तो वो आपका संज्ञा उपवाक्य होता है। ठीक, मैं यहाँ कभी ना हूं, यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है, नहीं हो रही, कोई विशेषण बताया जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जो है आपका संज्ञा उपवाक्य हो गया। विशेषण उपवाक्य की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो कह रहा है कि जैसे कि जो घड़ी मेज पर रखी है, मेज पर रखी है, वह मुझे अ, पुरस्कार स्वरूप मिली है, पुरस्कार स्वरूप मिली है। ठीक है, वह मुझे मिली है, ये तो आपका क्या होगा, मुख्य उपवाक्य हो गया। ठीक, या प्रधान उपवाक्य हो गया। ये आपका क्या, जो मेज पर रखी है, ये आपके आश्रित हो गया। तो ये विशेषता बता रहा है, जब उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की विशेषता बताए, ठीक है, तो वहां पर जो है वो विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है, जो पुरस्कार मुझे मिला है वो मेज पर, जो घड़ी मेज पर रखी है वो मुझे उपहार स्वरूप मिला है, तो यहाँ पर ये विशेषण विशेषता बता रहा है, अर्थात ये जो हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। क्लियर हुआ? जब कोई उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वो जो है आपका विशेषण उपवाक्य होता है। क्लियर? अच्छा, और अगर हम क्रिया विशेषण की हम बात करें, क्रिया विशेषण की बात करें तो इसको रफ कर देते हैं, ये वाला एग्जांपल रफ कर देते हैं। ठीक है, अगर हम क्रिया विशेषण की हम बात करें तो क्या होता है कि जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, याद रखना क्रिया की विशेषता बताए, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाला जो उपवाक्य होगा वो आपका आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे जब वह मेरे पास आया, जब वह मेरे पास आया, कोमा, तब मैं पढ़ रहा था, तब मैं पढ़ रहा था। कर्ता क्या कर रहा था, पढ़ रहा था जब वह मेरे पास आया, तो यहाँ पर वो क्रिया कर रहा था जब वह आया। ठीक है, ये आपका मुख्य वाक्य है, ये आपका आश्रित वाक्य है। तो ये किस प्रकार का आश्रित वाक्य है, क्रिया विशेषण का उपवाक्य है। ठीक है, जब वह मेरे पास आया तब मैं एक क्रिया कर रहा था, क्रिया क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, अर्थात ये क्रिया की विशेषता बता दिया इस टाइप से। क्लियर? तो ये आप समझ चुके हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो इसमें आपको बताना है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो वही बच्चा जो मेहनती होता है, ठीक है, वही सफल होता है जो मेहनती होता है। उस मेहनती होने वाले की क्या विशेषता है, उसकी विशेषता ये है, सफल होने वाले की विशेषता ये है कि वो मेहनती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मेहनती होता है, क्रिया विशेषण। क्लियर? अभी आप समझ चुके हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। क्लियर? ये पूरी कहानी थी, तो आप समझ चुके हैं कि कैसे स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतीश चंचल बालक है। सतीश कैसा बालक है, चंचल बालक है। ठीक है, अर्थात चंचल यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाना चाहिए ना। तो ये आपका क्या है, और ये किस प्रकार का विशेषण है, ये आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। क्लियर? प्रश्न नंबर 9 की हम बात करें, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सी क्रिया है, क्रिया जो है इसमें नाश्ता, सुबह। जब समय की बात की जाए तो वहां पर कालवाचक क्रिया होता है, तो ये आपका कालवाचक क्रिया हो गया। स्थान की बात करें, स्थानवाचक। रीतिवाचक क्रिया कैसे होती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं, जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है ना, वह खूबसूरती से खेलता है, वह तेजी से, है ना। तो जो क्रिया की विशेषता बताए और उसमें उसका रीति तरीका बताए कि कोई भी क्रिया किस तरीके से की जा रही है, वो रीतिवाचक होता है। तो यहाँ पर ये समय की बात की जा रही है तो ये कालवाचक हो जाएगा। स्थानवाचक की हम बात करें, उधर, इधर, ये सब क्या, स्थान की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं।
तो कर्म के आधार पर दोस्तों क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की हो जाती है, इसमें एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया वह होती है जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़े अर्थात कर्म ना हो, और सकर्मक क्रिया वह होती है जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े। और कर्ता कौन है? कर्ता करता है, मतलब उस काम को कौन करता है? कर्ता करता है। क्लियर? तो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। प्रश्न नंबर 11 की हम बात करें, इसे हम इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपके पास समय कम है, वो पढ़ना थोड़ा ज्यादा है, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराया जा सके, यही हमारा उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, जब वाक्य में दोस्तों एक क्रिया करके दूसरी क्रिया की जाए, एक क्रिया करके दूसरी क्रिया की जाए, उसे वहां पर जो है पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक, जैसे वो खाकर सो गया, खाकर सो गया, ठीक, उसने पहले खाया फिर सो गया, यानी कि एक क्रिया कंप्लीट कर ली, और जिस क्रिया को पहले किया जाता है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, और इनकी पहचान होती है कर लगा होता है इनमें ज्यादातर। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणात्मक क्रिया वह होती है जब कर्ता काम खुद ना करके दूसरे से करवाए, जैसे कि वह पत्र लिखवाता है, वह पत्र लिखवाता है। द्विकर्मक में दो कर्म हो, जब अध्यापक राम को किताब पढ़ा रहा है, एक तो राम को पढ़ा रहा है, दूसरी किताब पढ़ा रहा है। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया आ गई। संयुक्त क्रिया में जैसे कि वह हंसने लगा, हंसने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मैं तुमसे टेलीफोन की पर बात करूंगा, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है? पूरा कि टेलीफोन पर कौन सा कारक यूज है? टेलीफोन पर क्या बैठकर थोड़ी ना बात करेंगे, अल्टीमेट ये कहना चाहता है कि टेलीफोन से करूंगा, टेलीफोन से। और यहाँ पर कोई अलगाव की तो बात हो नहीं रही है, से एक उपकरण है टेलीफोन, तो यहाँ पर ये है ना, ये आपका करण कारक इस्तेमाल होगा। ठीक है, कौन सा होगा? करण कारक। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा करण कारक इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 की हम बात करें, कह रहा है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। तो वाक्य में त्रुटि क्या है? किस आधार पर त्रुटि की गई? यहाँ पर ये होना चाहिए कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश लाए, के लिए होश लाए, नहीं, लक्ष्मण के या लक्ष्मण को होश लाए, होश में लाए, तो यहाँ पर को होना चाहिए। तो अर्थात ये कारक संबंधी दोस्तों यहाँ पर एरर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की हम बात करें, 13 तो हो गया, नंबर मिसिंग हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। तो आंखों के सामने जो होता है उसे दोस्तों कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, और जो आंखों से दूर हो, ओझल हो, उसे कहते हैं परोक्ष। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होता है प्रत्यक्ष का? परोक्ष। तो इसमें क्या करें कि आंखों के सामने जो है रेखांकित अंश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आंखों के सामने का मतलब प्रत्यक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रश्न नंबर 16 की हम बात करें, संधियां तीन प्रकार की होती हैं। ये तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि नहीं है? हाँ, ये तो पता है कि संधियां तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक दोस्तों आपकी स्वर संधि होती है, दूसरा है जो व्यंजन संधि होती है, तीसरी जो है विसर्ग संधि होती है। स्वर्ग संधि पुनः पांच प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी स्वर्ग संधि नहीं है। वो पांच कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी दीर्घ संधि, एक होती है आपकी गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि होती है। ठीक, ये पांच प्रकार की होती है। तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि, अनुस्वार कोई संधि नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। ठीक है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के लिए मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। आप जानते हैं कि मिश्र वाक्य अभी अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि इसकी पहचान के लिए क्या होता है, की होना चाहिए और कोमा होना चाहिए।
और इसमें जो है एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। आश्रित मतलब मुख्य वाक्य पर डिपेंड होता है। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, कि आ गया, ये तो आपका है नहीं क्योंकि ये तो और जो है आपका संयुक्त वाक्य में होता है। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने तो घोषित किया है, निर्दोष घोषित किया है। उसने कहा कि मैं अपने आप को निर्दोष घोषित करूँगा, कर रहा हूँ, ये भी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 की हम बात करें, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। इन 10 वर्ष में नहीं, 10 के बाद यहाँ पर वर्ष नहीं होगा, 10 वर्ष ये भी नहीं होगा, 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति करना है, नहीं, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। क्लियर? प्रश्न नंबर 19 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? किसका? रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रौद्र का मतलब होता है एकदम क्रोध, गुस्सा, तो इसका स्थायी भाव होगा सी इज अ राइट आंसर। अगर हम रस की हम बात करें, थोड़ा रस के बारे में जान लेते हैं। रस दोस्तों जो है 9 प्रकार के होते हैं और इसको 11 प्रकार का भी माना गया है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 9 है तो आप 9 मानेंगे। और 9 रस कौन कौन से हैं? एक तो होता है जब दोस्तों आपका श्रृंगार रस, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, जिसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति। श्रृंगार रस को ही दोस्तों 2 पार्ट और मान लिए गए, इसको मान लिया गया, इसमें आपको भक्ति रस और आपका वात्सल्य रस, वात्सल्य रस इसी में मान लिया गया, इसलिए जो इसको 11 माना गया है, बट मेनली जो है 9 प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है, या जिसे दुख कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है आपका रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है क्रोध, ये स्थायी भाव पूछे जाते हैं। चौथा होता है आपका दोस्तों अद्भुत। ठीक, अद्भुत माने विस्मय या एकदम आश्चर्य, आश्चर्य भी कह सकते हैं। तीसरा होता है पांचवा होता है आपका शांत रस। शांत का जो होता है वो होता है निर्वेद। ठीक है, निर्वेद। छठा होता है आपका हास्य। हास्य का मतलब हंसी मजाक, जैसे वाक्य में बोला जाए तो वहां पर हास्य रस होगा। सातवां होता है आपका भयानक, भयानक। ठीक है, जिसका होता है आपका भय। एक आठवां होता है आपका वीर रस। वीर रस का स्थायी वो होता है उत्साह। और नमा जो होता है आपका विभत्स, विभत्स, जिसका होता है इंपॉर्टेंट है जुगुप्सा। ठीक, विभत्स का मतलब होता है दोस्तों एकदम घृणा। ठीक है, और इसका जुगुप्सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो रौद्र रस का क्रोध, उत्साह किसका हो जाएगा? वीर रस का विस्मय जो हो जाएगा वो आपका अद्भुत का हो जाएगा, और भय जो आपका एकदम भयानक का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि यहाँ पर कलाम नहीं है दोस्तों, ये आपका कलम लिखा हुआ है। ठीक, कह रहा है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को जो है कलम का जादूगर कहा जाता है, याद कर लेंगे। क्लियर? मुंशी प्रेमचंद कलम के जादूगर। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि आज आकाश में डैश 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 छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आकाश में क्या छाए हैं? बादल होना चाहिए, है ना? आकाश में बादल होते हैं, बट यहाँ तो बादल है नहीं। बादल का पर्यायवाची एक आपका जलद होता है। जलद मतलब बादल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलद। जलद आपका कमल होता है। अब आपका आ गया पैसेज। कह रहा है कि पैसेज को ध्यान से पढ़िए और इसके उत्तर को उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं पैसेज। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता उसकी आत्म आध्यात्मिकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता है। किसको अधिक महत्व दिया जाता है? आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता है। किसके अपेक्षा? शरीर की अपेक्षा। आत्मा सर्वव्यापक है, इसलिए हमारे यहाँ चींटी से कुंजर तक एक ही आत्मा का विस्तार माना जाता है। इससे सर्वोदय की भावना जागृत होती है। हम सबके कल्याणी होने की कामना करते हैं, हम सबके कल्याण की इच्छा करते हैं,
क्योंकि सब में वही सत्ता, ये सत्ता नहीं यहाँ पर सत्ता है, सब में वही सत्ता ओतप्रोत है जो हम में है। सत्य और अहिंसा इसीलिए हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हमारे जीवन के अभिन्न अंग क्या है? सत्य और अहिंसा। परहित के लिए, परहित मतलब दूसरों के हित के लिए त्याग और बलिदान की भावना से युग युग का भारतीय अनुप्राणित रहा। यहाँ सैकड़ों शिविर, दधीची और मोर ध्वज हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न। कह रहा है कि कौन सर्वव्यापक है? आत्मा सर्वव्यापक है। हमारे जीवन के अंग रहे हैं। क्या अंग रहे हैं? सत्य और अहिंसा जो है हमारे जीवन के अंग रहे हैं। प्रश्न नंबर 13, युग युग का भारतीय किस भावना से अनुप्राणित है? त्याग और बलिदान की भावना से जो है अनुप्रेरित है। यही होगा आंसर। 24 की हम बात करें, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शरीर की अपेक्षा किसको अधिक महत्व मिला है? शरीर की अपेक्षा जो है आत्मा को अधिक महत्व दिया गया है। 25 की कहें, भारतीय संस्कृति की प्रकृति प्रमुख विशेषता किसमें है? आध्यात्मिकता में है ना। तो ये दोस्तों 25 प्रश्न थे, इसको कम समय में खोज करने की कोशिश की गई है। अब ये हमारा जो है आज 7वां सेट था। इससे पहले 6 कर चुके हैं जो काफी डिटेल में किए हैं, और आपके पास अब समय कम है इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। आप इससे पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, दुगनी स्पीड से देख सकते हैं अगर आपने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी, और वो आपको यकीन मानिए आप जब एग्जाम देंगे ना तो आप मन में ही हंसेंगे, अरे सर ने तो ऐसा पढ़ाया था, ये रिलेटेड वहीं से आ रहे हैं। क्लियर? तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस बार जो है नौकरी लेकर ही दम लेंगे। ठीक है? तो थैंक यू।